हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीड स्ट्रक्चर, बीज की संरचना। इसका पार्ट सेकंड हम लोग आज देखेंगे। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि बीज का जन्म कैसे होता है, बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, उसको डिटेल में हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। तो पार्ट सेकंड में हम लोग कवर करेंगे एक तो जो बेसिक सीड स्ट्रक्चर होता है, ठीक, या सीड के जो मुख्य भाग होते हैं उनको डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यदि पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ताकि पूरी पिक्चर आपकी मेमोरी में स्टोर हो सके। तो यहाँ पे एक फिगर, एक बेसिक सीड का फिगर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये रहा एक बेसिक बीज का फिगर हो गया। ये हो गया आपका एम्ब्रियो। इसके ऊपर का पार्ट होता है फ्लूमूल, नीचे का पार्ट हो जाता है यहाँ पे रेडिकल, और ये हो गया बीज का बाहरी आवरण। ठीक, यहाँ पे होता है माइक्रोपाइल, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे होता है हाइलम। ठीक, ये जो बीज का बाहरी सख्त आवरण आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं सीड कोट। यहाँ पे होता है कॉटिलेडन, ये हो जाता है आपका एंडोस्पर्म। क्लियर है इतनी बातें? देखो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो होता है ये सीड का सबसे मेन पार्ट है ना। एम्ब्रियो को बोलते हैं भ्रूण। ये जो प्लूमूल है इसको बोलते हैं प्रांकुर, रेडिकल को बोलते हैं मूलांकुर। ठीक, हाइलम, हाइलम एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग है, सूक्ष्म छिद्र, इसको सूक्ष्म छिद्र कह सकते हो। हाइलम को हिंदी में आप नाभिका या बीज नाभि भी बोल सकते हो। सीड कोट, इसको हिंदी में कहते हैं बीज आवरण। ठीक, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण कोश, कॉटिलेडन इसको हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र। ठीक, समझ में आ गया? अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये एक बेसिक सीड स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीड कोट को। यहाँ पे देखो सीड कोट क्या होता है, ये आपको दिख रहा है बीज के बाहर। ये बीज के बाहर का जो एक सख्त आवरण है, ठीक, बीज के बाहर का एक कठोर आवरण जो बीज को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक, ये जो सीड कोट होता है ये बीज के बाहर का एक सख्त आवरण होता है जो बीज की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। जो बीज होता है उसको कीट और रोगों से बचाने का कार्य करता है। एक तरीके से बीज को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है ना, बीज की सुरक्षा करने का काम कर रहा है। ठीक, एक तरीके से कह सकते हो ये कमांडो का कार्य कर रहा है ना। तो सीड कोट बीज के बाहर का एक सख्त कठोर आवरण होता है जो बीज की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, और साथ ही साथ बीज को कीट व रोगों से बचाने का कार्य करता है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि सीड कोट बनता कैसे है। अब यहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका ओव्यूल। ठीक, ये हो गया ओव्यूल। मैंने बताया था कि जो ओव्यूल होता है यहाँ पे आपके हो गए 8 सेल होती हैं। ओव्यूल में होती है टोटल 8 सेल। 6 होती हैं आपकी, 3 होती हैं ऊपर की तरफ और 3 अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, जिधर भी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, और 2 होती हैं आपके सेंटर में। सभी के सभी कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। यानी क्रोमोसोम नंबर कैसा होता है? क्रोमोसोम नंबर होता है N। देखो इसमें आगे होता क्या है। तो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जो ओव्यूल होता है उसमें 8 सेल पाई जाती है। ठीक, जो 6 जो होती हैं वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और 2 सेंटर में होती हैं। ठीक, अब होता क्या था
कि ओव्यूल के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इंटेगुमेंट लेयर। ओव्यूल के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं इंटेगुमेंट लेयर। इंटेगुमेंट लेयर होता क्या है, जब इंटेगुमेंट लेयर एक होती है तो वहाँ पे एक सीड कोड बनता है। जब इंटेगुमेंट लेयर एक होती है, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका दो इंटेगुमेंट लेयर का ओव्यूल, ठीक। बाहरी जो इंटेगुमेंट लेयर होती है इसे बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, ठीक। और जो अंदर की इंटेगुमेंट लेयर होती है इसे बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट, समझ लेना। अब होता क्या है, ये इंटेगुमेंट लेयर जो होती है यही बनाती है क्या, सीड कोड। जब एक इंटेगुमेंट लेयर होती है तो वहाँ पे एक सीड कोड बनता है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, जब दो इंटेगुमेंट लेयर होती है तो वहाँ पे कितने सीड कोड बनेंगे, वहाँ पे दो सीड कोड बनते हैं। ये जो आपका आउटर इंटेगुमेंट लेयर होती है ये बनाती है टेस्टा, ठीक। और जो इनर इंटेगुमेंट लेयर होती है ये बनाती है क्या, क्या बनाती है बताओ जल्दी, ये बनाती है टेगमन। इसको समझने के लिए आप ग्राउंड नट का एग्जांपल ले सकते हो, ग्राउंड नट के एग्जांपल के जरिए इसको समझ सकते हो, ठीक। तो ये रहा आपका ग्राउंड नट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ग्राउंड नट का बेसिक सा फिगर, ग्राउंड नट का कौन सा फिगर होगा भाई, ये मान लो है क्या, ग्राउंड नट है मूंगफली, ठीक। मान लो तो मूंगफली के बाहर का जो आवरण दिख रहा है जो कि बहुत सख्त होता है, कठोर होता है, इसे ही बोलते हैं टेस्टा, ठीक। ये बाहर का सीड कोड मूंगफली यानी ग्राउंड नट के जो बाहर का हार्ड कठोर भाग होता है उसे बोलते हैं टेस्टा, जो आउटर इंटेगुमेंट से बनता है। और इसके अंदर जो बीज होता है, ठीक, उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की पेपरी सी सीड कोट होती है, पतली सी सीड कोट होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं टेगमन, उसे बोलते हैं टेगमन, समझ गए। तो ये टेस्टा जो होता है जो कि आउटर इंटेगुमेंट लेयर से बनता है, और टेगमन जो होता है ये इनर इंटेगुमेंट लेयर से बनता है। जो टेस्टा होता है ये कैसा होता है, ये होता है हार्ड, ये होता है हार्ड थिक। और जो आपका इनर इंटेगुमेंट लेयर से बनता है टेगमन, ठीक, ये कैसा होता है, ये होता है आपका पेपरी, एकदम पतला सा होता है पेपर के जैसा, ठीक। और थिन होता है, ब्राउन कलर का मूंगफली में आपने देखा होगा, क्लियर है। मूंगफली के एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ सकते हो, याद रखना इंपॉर्टेंट है। टेस्टा और टेगमन, टेस्टा बनता है आउटर इंटेगुमेंट लेयर से और टेगमन बनता है इनर इंटेगुमेंट लेयर से। जो कठोर हार्ड भाग होता है उसे टेस्टा बोलते हैं, और जो पेपरी जैसा पतला सा पार्ट होता है उसे बोलते हैं टेगमन। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हो जिस ओव्यूल में एक इंटेगुमेंट लेयर होती है वहां पर एक सीड कोड बनता है, तो इसे बोलते हो आप यूनिटैगमिक, यूनिटैगमिक ओव्यूल। लेकिन जहां पर ये दो इंटेगुमेंट लेयर होती है वहां पे दो सीड कोड बनते हैं, तो इसे आप बोलते हो, यहाँ पे देखो, बाइटैगमिक ओव्यूल। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि जब दो इंटेगुमेंट लेयर होगी वहां पर दो सीड कोड बनते हैं जो टेस्टा और टेगमन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। आगे देखो, तो ये तो हो गई बात सीड कोड की। अब देखते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल को देखो, यहाँ पे देख लो, चलो छोटा सा है माइक्रोपाइल को, यहाँ पे देखो माइक्रोपाइल क्या होता है। माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग होती है, आपने बीज देखा होगा, बीज में एक स्मॉल ओपनिंग होती है यानी कि सूक्ष्म छिद्र होता है, जिसे आप बोलते हो क्या, जिसे आप बोलते हो माइक्रोपाइल। जो बीज होता है, बीजों में जब अंकुरण की क्रिया होती है, बीजों में जब अंकुरण की क्रिया होती है तो इसी माइक्रोपाइल नामक स्थान से जो पानी होता है वो बीज के अंदर प्रवेश करता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन। इसको तो हम लोग सीड जर्मिनेशन में देखेंगे। कुल मिलाकर माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके द्वारा बीज अंकुरण के समय बीजों में पानी प्रवेश करता है और इम्बाइबेशन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक। आगे देखो, हाइलम क्या होता है, हाइलम को समझो। यहाँ पे देखो, दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे ही रहा होगा, यहाँ पे देख लो छोटा सा है, ये है आपका सीड,
ठीक, सीड कहाँ पाया जाता है? सीड पाया जाता है आपका फ्रूट के अंदर, है ना, सीड पाया जाता है फ्रूट के अंदर। तो ये हो जाती है आपकी फ्रूट वाल, फल भित्ति। ये हो जाती है फ्रूट वाल फल भित्ति। जूम कर लेना, मिक्स मत करना, जूम कर लेना, स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, फ्रूट वाल। तो आपको बताना है कि जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर क्या स्वतंत्र होता है, घूमता रहता है? नहीं, बीज फल के अंदर स्वतंत्र नहीं होता है, ये किसी न किसी चीज से जुड़ा होता है। किस चीज से जुड़ा होता है? यहाँ पे देखो, ये एक धागे नुमा संरचना होती है, ये एक धागे नुमा संरचना होती है जिससे आप बोलते हो फ्यूनिकल। ठीक, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो धागे नुमा संरचना होती है इसे बोला जाता है फ्यूनिकल। ठीक, तो जो आपका बीज होता है ये इस फ्यूनिकल से जिस बिंदु पर जुड़ा होता है, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, इसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं हाइलम। ठीक, तो बीज, जो बीज होता है वो फल भित्ति से, जो बीज होता है वो फल भित्ति से, ठीक है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसको जोड़ने का काम करता है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल जिस बिंदु पर सीड को जोड़ता है उसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं हाइलम। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ ताकि दिखाई दे आपको। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे फ्यूनिकल, और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइलम। समझ गए? एक बार फिर से देख लो, जो सीड होता है, जो बीज होता है, ये फ्यूनिकल के साथ जिस पॉइंट पर जाके अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं हाइलम, यानी कि नाभिका। ठीक, आगे देखो, माइक्रोपाइल हो गया, हाइलम हो गया, सीड कोट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हो जाता है आपका एक एम्ब्रियो। ठीक, इसके ठीक सेंटर में, इसके ठीक सेंटर में पाया जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसे हम टाइजेलम भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, जिससे हम टाइजेलम भी बोलते हैं। पूछा जा सकता है कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग टाइजेलम भी बोलते हैं। ये हो गया आपका एम्ब्रियो। ठीक, तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, जो एम्ब्रियो के सेंटर में ठीक स्थित होता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस ही वो जगह होती है जहाँ पर ये कॉटिलेडन आकर के जुड़ता है, कॉटिलेडन आकर के जुड़ता है। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, जब यहाँ पे एक कॉटिलेडन आकर के जुड़ता है तो उसे बोलते हैं मोनोकॉट। और जब एम्ब्रियोनल एक्सिस पर दो कॉटिलेडन आकर के जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डाइकॉट। ठीक, तो इसको यहाँ पे डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। फिर आप एग्जाम्पल में क्या होता है? मोनोकॉट के एग्जाम्पल में होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, राइस, व्हीट एंड, और कौन सा होता है? सोरगम। और डाइकॉट के एग्जाम्पल में क्या होता है? पिजन पी, सोयाबीन आदि। ठीक, शॉर्ट में समझ लेना, RWS एंड PPPS लिख गया है। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या होता है? जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, इसके जो ठीक ऊपर का पार्ट होता है इसे बोला जाता है इपिकोटाइल। इपिकोटाइल सुना होगा आपने, भ्रूणी पौधों में बीज पत्र के जो ऊपर का भाग होता है उसे बोलते हैं इपिकोटाइल। ठीक, और जो बीज पत्र के नीचे का पार्ट होता है इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये जो आपका ये जो इपिकोटाइल है ये बनाता है प्लूमूल, और जो हाइपोकोटाइल होता है ये बनाता है क्या? रेडिकल। ठीक, इसी प्लूमूल से बनते हैं फ्यूचर सूट, इसी प्लूमूल से बनते हैं फ्यूचर सूट। दिखाई दे रहा है ना? और जो आपका रेडिकल होता है इससे बनता है फ्यूचर रूट। ठीक, तो ये जो प्लूमूल होता है, प्रांकुर होता है, जिससे फ्यूचर में सूट बनती है, जिस पर तने पत्तियां वगैरह पाया जाता है,
और यहाँ पे रेडिकल होता है जिससे फ्यूचर रूट आपकी जड़ें बनती हैं। तो कुल मिलाकर के एक एम्ब्रियो के पास या एक पौधे के पास मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट होते हैं? उसके भूमि के ऊपर का पार्ट होता है जिसमें तना आता है, पत्तियां, कलियां आदि का विकास होता है, और उसका भूमिगत भाग होता है जिसमें जड़ों का विकास होता है। यही तो मुख्य पार्ट होते हैं। वो कहाँ पाए जा रहे हैं? वो पाए जा रहे हैं एम्ब्रियो के पास। इसलिए इसीलिए हम एम्ब्रियो को क्या कहते हैं? इसीलिए हम एम्ब्रियो को बोलते हैं फ्यूचर टाइनी प्लांट, यानी भविष्य का नन्हा पौधा। ठीक, देख रहे हो एम्ब्रियो कितना इंपॉर्टेंट है। कहने को तो छोटा सा एम्ब्रियो, पर काम बहुत बड़े बड़े से इसके, पूरा एक प्लांट डेवलप कर देता है विशाल आकार का। ठीक, तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो। आगे देखो, अब हम बचा क्या? बचा है आपका कॉटिलेडॉन और एंडोस्पर्म। तो इसको हम लोग कहाँ पे देखते हैं? कॉटिलेडॉन तो आपका हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, चलो दोनों को थोड़ा सा देखो, कॉटिलेडॉन और एंडोस्पर्म। ये दोनों क्या करते हैं? जो कॉटिलेडॉन और एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष होता है, इनका मुख्य कार्य होता है, ये जो आपका एम्ब्रियो दिख रहा है, इस एम्ब्रियो को ये फूड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। इस एम्ब्रियो को ये फूड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, यानी उसके लिए न्यूट्रिएंट की व्यवस्था करते हैं, भोज्य पदार्थों की व्यवस्था करते हैं, ताकि एम्ब्रियो एक्टिव हो जाए और उसको जो एक विशाल वृक्ष बनने के लिए एनर्जी चाहिए वो उसको प्राप्त हो सके। तो कॉटिलेडॉन और एंडोस्पर्म फूड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं किसको? एम्ब्रियो को। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, याद रखना है कि जो कॉटिलेडॉन होता है, कॉटिलेडॉन कहाँ पाया जाता है? तो कॉटिलेडॉन पाया जाता है आपका लेग्यूम्स में। जितने भी लेग्यूम्स होती हैं उनमें पाया जाता है कॉटिलेडॉन, और जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं उसमें पाया जाता है आपका एंडोस्पर्म। याद रखना, लेग्यूम्स में क्या क्या आता है? लेग्यूम्स में आ जाता है आपका कैजनस कैजन, यानी कि पिजन पी आ जाता है। ठीक, पी आ जाता है, चिक पी आ जाता है, सोयाबीन आदि आता है। सीरियल्स आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं। राइस आ जाता है, ठीक, व्हीट आ जाता है, कॉर्न आ जाता है, सोरगम आ जाता है, मिलेट्स वगैरह सब इसी में आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, एंडोस्पर्म जो होता है, जो एम्ब्रियो को फूड मटेरियल प्रोवाइड कराता है, यानी उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। ठीक, ये एंडोस्पर्म ये दो टाइप का होता है, ये होता है दो टाइप का। यहाँ पे देखो, एक होता है आपका एंडोस्पर्मिक सीड, यहाँ पे एंडोस्पर्म, जिस सीड में एंडोस्पर्म पाया जाएगा, और एक होता है सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। ठीक, जिस सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है उसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड। और जिस बीज में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता उसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड को एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है इसे एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक तो समझ में आ रहा है, पर ये एल्बुमिनस बोलने में थोड़ा सा कठिन है ना। एक्स एल्बुमिनस सीड, देखो होता क्या, देखते रहो, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल समझ में आएगा, 101% समझ में आएगा। तो जिस बीज में एंडोस्पर्म पाया जाता है उसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, और जिस बीज में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता उसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक, चलो इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में क्या आता है? जितने भी आपके मोनोकॉट होते हैं, जितने भी मोनोकॉट होते हैं, ज़्यादातर की बात हो रही है, ठीक है, सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी मोनोकॉट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? वो सारे एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ठीक, और यहाँ पे जितने भी आपके डाइकॉट होते हैं, जितने भी डाइकॉट होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं? उनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, यानी उनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। यहाँ पे अजप्शन है यहाँ पे, जिसे आप लोग अपवाद या आपत्ति बोलते हो। तो यहाँ पे अपवाद क्या है? आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे देखो, पोथोस, पोथोस, पोथोस सुना है?
नहीं सुना है? कॉमन नेम होता है मनी प्लांट, कॉमन नेम होता है मनी प्लांट। और बोटेनिकल नेम क्या होता है? बोटेनिकल नेम भैया होता है इसका एपीप्रमनम ऑरियम, ठीक। ये इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक, एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद। और यहाँ पे जो आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है इसमें भी एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर भी अपवाद होता है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं बची है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है कैस्टर, कैस्टर बोटेनिकल नेम क्या होता है? विकिनस कम्युनिस, ठीक। ये यहाँ का अपवाद है कैस्टर, और ये मनी प्लांट, याद रखना है आपको। ये जो मनी प्लांट है कहने के लिए कैसा है? मनी प्लांट कहने के लिए तो मोनोकॉट है, लेकिन इसके अंदर सीड कैसा होता है? इसमें सीड होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। और ये कैस्टर, कैस्टर कहने के लिए कैसा है? कैस्टर जो होता है ये कहने के लिए तो आपका डाइकॉट है, लेकिन इसके अंदर सीड कैसा होता है? इसके अंदर सीड होता है आपका एंडोस्पर्मिक, ठीक। यदि ये कैस्टर दिखाई ना दे रहा हो तो यहाँ पे लिख लो कि जो कैस्टर होता है उसमें सीड कैसा होता है? उसमें सीड होता है एंडोस्पर्मिक, और ये होता कैसा है? ये होता है डाइकॉट, ठीक। तो एंडोस्पर्म पाया जाता है कैस्टर में और मोनोकॉट में, ठीक है, क्लियर। तो जिस सीड में आपका एंडोस्पर्म पाया जाएगा उसे बोलोगे एंडोस्पर्मिक सीड, और जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा उसे बोलोगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। मनी प्लांट जो कि होता तो मोनोकॉट है, लेकिन इसमें सीड पाया जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक। और जो कैस्टर है, कैस्टर कैसा है? कैस्टर कहने को तो डाइकॉट है, लेकिन इसके अंदर सीड कैसा होता है? इसके अंदर सीड होता है आपका एंडोस्पर्मिक, ठीक। ये पूरी की पूरी है कहानी किसकी? सीड स्ट्रक्चर की, एक बेसिक सीड स्ट्रक्चर की, ठीक। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका, कुछ बचा तो नहीं। ये पूरा एक बेसिक सीड स्ट्रक्चर, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि इस पिक्चर में कुछ भी बाकी रह गया, ठीक। ये पूरी पिक्चर आपकी मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। समझ लेना अच्छे से जूम करके, ताकि इन पार्ट्स में आपस में कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है? हाँ, एक बात और कि आप लोग कंजूसी बहुत करते हो। यदि आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो यहाँ पे 100% दे रहा हूँ, इस 100% में से आप कितना ग्रहण कर पा रहे हो, ठीक है, ताकि मुझे भी रिजल्ट मिल सके, ठीक। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दो, बाकी ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।